देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि आखिर फ्रिक्शन क्या होता है। और आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे फ्रिक्शन को असर पड़ता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपकी किताब में बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे मोटे इलस्ट्रेशंस एक्टिविटीज़ दी हैं। इन एक्टिविटीज़ के वाया हम फ्रिक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर असर डालते हैं इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले किसी भी एक्टिविटी में मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। देखो, मेरे पास तो एक स्प्रिंग बैलेंस है। हम लोग जब एक बार कहीं घूमने गए थे तो हम लोगों को टेंशन आ गया था कि हमारे जो लगेज है, ठीक है, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हो गया है लिमिट से। अब कैसा है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, आप बस से जा रहे हो, तो आपके पास लगेज की कोई लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, वो भी इंटरनेशनली, तो होता कैसा है कि उसमें एक लिमिट होती है कि आपके पास फ्री में आप जो फ्लाइट टिकट बुक करते हो उस टिकट के साथ आपको एक सर्टेन लिमिट दी जाती है कि आप इतना लगेज, इतने केजी का लगेज, उस वक्त वो लिमिट 25 केजीज थी। 25 केजीज का जो लगेज है आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, ये लिमिट थी। बट अब हुआ कैसा कि घूम घुमाने के बाद जब वापस आने की बारी आई तो हमें बहुत सारी शॉपिंग की, उससे अंदर से फीलिंग आ गई थी कि यार अपने लगेज ना बढ़ गया है। तो क्या होता मैडम, अगर आपका लगेज बढ़ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एयरपोर्ट पे या तो उस एक्स्ट्रा लगेज के बदले आपसे वो लगेज खाली करवाया जाता। आप कुछ सामान खाली करिए ताकि आपकी लिमिट 25 केजी पे आ जाए। तो मैडम, क्या इसका ये मतलब है कि कोई भी इंसान 25 केजी प्लस ले जा नहीं सकता, ला नहीं सकता? ऐसा नहीं है। आप ले जा सकते हो, आप ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट पे करना रहता है, जो शायद मेरे हिसाब से उस वक्त हमने जितना चेकआउट किया था वेबसाइट पे 8 या 10,000 के करीब वो था। और हमारा जो वेट आ रहा था वो हार्डली 27 केजी आ रहा था, 27 या 28 केजी के आसपास। तो सिर्फ मात्र 3 केजी के लिए 8,000 या 10,000 रुपीज़ को पे करना वो बहुत ही अजीब लग रहा था। कई बार अपन बच जाते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है, बट कई बार आप नहीं भी बच पाते हो। तो ऐसे केस में या तो आपसे उसी वक्त वो बोलते हैं कि चलिए आप इतने अमाउंट को पे करिए और आपको आपका लगेज हम अलाउ करते हैं। बट जब वो अमाउंट मांगते हैं ना, आप ये नहीं कि लाओ सर मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ, ये अलाउड नहीं है। आपको कैसा है, उनकी जो करेंसी होगी, जैसे यूएस में डॉलर्स चलते तो वो उनकी करेंसी में ही आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, डॉलर्स में। राइट, क्या है बात समझ में आ रही? अगर आपके पास लेट से इंडिया का रुपीज़ है, अब बोलोगे कि मेरे पास 500 के नोट है, ठीक है, हमारी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग इतने नोट आपके, इतनी करेंसी आपके इतने फाइन के बराबर है, लो मैं अभी आपको एयरपोर्ट पे कर देता हूँ, वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे डॉलर्स पे कर देता हूँ, क्योंकि यूजुअली जब भी कोई टूरिस्ट पूरे देश में कहीं ट्रैवल करता है तो डॉलर्स ही वो यूजुअली यूज़ करता है। डॉलर्स एक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल करेंसी है जिसका एक्सचेंज रेट आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको पास उस देश की करेंसी नहीं है तो आप वहाँ पे फंस जाते हो। फिर आपको क्या है, जाओ करेंसी एक्सचेंज जाओ, जो एयरपोर्ट पे भी होती है करेंसी एक्सचेंज, बट वहाँ पे जो आपको रेट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। फिर ऐसे में आपके बहुत सारे पैसे, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बर्बाद होता है। और कभी कभी अगर आपके जैसे थोड़े बहुत लोग और रहे तो आप सोचो लाइन में लगना, ये करना, वो करना, और बाई चांस अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो डबल चूना। क्या बोलोगे? तो हमने कैसा है, जिस दिन हम लोगों को अगले दिन लेट से सुबह 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, हमें 3 घंटा पहले पहुंचना था एयरपोर्ट, 8 बजे पहुंचना था। तो हमें रात को जब हम अपनी पैकिंग कर रहे थे फाइनली, तब हमको चमका कि अरे यार हमारा वेट ना शायद 25 केजी एक्सीड हो रहा है। तो हम भागते हुए गए वहाँ की हार्डवेयर शॉप, एक स्प्रिंग बैलेंस खरीद के लाए। ऑब्वियसली मेरा वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके जैसा नहीं है, थोड़ा मॉडर्न दिखता है, काफ़ी स्टाइलिश दिखता है, वाइट कलर एंड ग्रे कलर का है। उस छोटे से स्प्रिंग बैलेंस में इतना सा स्प्रिंग बैलेंस है, हार्डली जैसे जितनी बड़ी आपकी स्केल होती है ना, बस उतना बड़ा स्प्रिंग बैलेंस है। उस स्प्रिंग बैलेंस पे हमने हमारा बैग लटकाया और उसने हमें वेट कैलकुलेट करके दिया कि इतना केजी है, और दूसरा तीसरा जो भी हमारे साथ थे उन सबके वेट कैलकुलेट हुए बैग्स के,
और हमने उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स की अपने अपने बैग्स में कि सच दैट टोटल वेट एक बैग का 25 kg ही आना चाहिए। ठीक है, तुम बोलोगे मैडम ज़्यादा बैग्स ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ पर्सनस 1 तो बैग इक्वल टू 1, ऐसा रूल था उस वक्त, काफ़ी स्ट्रिक्ट था उस एयरपोर्ट पे। तो ऐसे में उस वक्त हमने स्प्रिंग बैलेंस खरीदा था। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो वेट को मेजर करती है। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बातचीत करूं तो ये मेजर करता है, किस चीज़ को मेजर करता है, ये वेट को मेजर करता है। ठीक है, लेकिन मैडम हमारी बुक में तो ये लिखा हुआ है कि स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो यस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि अभी आप 8th क्लास में हो, है ना, और 8th क्लास में आप लोगों ने वेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। बट यस स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो इसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, आजकल के जो स्प्रिंग बैलेंस है बहुत ही मॉडर्न आ गए, इस तरीके के नहीं है कि जिसमें आपको वो अंदर एक प्लेट दिख रही है और उस प्लेट को आप बड़ी आंखें गड़ा के देख रहे हो कि अच्छा 30 आया कि 40 आया, ऐसा नहीं। डिजिटल घड़ियाँ कैसी हो गई हैं, वैसी आजकल आपके स्प्रिंग बैलेंस भी डिजिटल हो गए। तो पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी को, वो ये पूछा जा सकता है डिफाइन स्प्रिंग बैलेंस। तो ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस का डिफाइन। लेकिन मैडम इस डिफाइन से हमें मतलब क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? तो जो आपकी एक्टिविटी दी गई है आपको 12.2, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इससे हमें दो चीज़ें पता चलेंगी कि पहले तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, और दूसरी हमें ये बात पता चलेगी कि स्प्रिंग बैलेंस आखिर काम कैसे करता है। डन। तो देखो यहाँ पे एक ईंट रखी है उन्होंने, ब्रिक, हमने सभी ने अपने आजू बाजू ब्रिक मतलब देखी है। इस ब्रिक से उन्होंने एक धागा बांधा और उस धागे का जो दूसरा एंड है वो वहाँ उन्होंने स्प्रिंग बैलेंस में टाई कर दिया। यहाँ पे एंड कर दिया उसका दूसरा वाला एंड, बराबर। और पीछे से एक बंदा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाकर उस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू उस ब्रिक को खींच रहा है। एकदम से आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा फोर्स आपको लगाना है। तो जैसे आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, आपकी ब्रिक मूव नहीं हुई। आपने थोड़ा सा और फोर्स लगाया, आपकी ब्रिक मूव नहीं हुई। फिर आपने थोड़ा सा और फोर्स लगाया, आपकी ब्रिक जस्ट मूव हुई। आपकी ब्रिक क्या हुई? जस्ट मूव हुई। बस आपको वहीं रुक जाना है और तुरंत अपने स्प्रिंग बैलेंस को ऑब्जर्व करना है। और इससे ये पता चलता है कि जब मैं कुछ सर्टेन अमाउंट तक का फोर्स लगा रहा था या मैं लगा रही थी, तब तक आपकी ब्रिक बिल्कुल भी मूव नहीं हुई, और जब हमने एक सर्टेन लिमिट के अबोव फोर्स लगा दिया तब हमारी ब्रिक क्या हो गई? मूव होना शुरू हो गई। और तब हमारी ब्रिक जो है मूव होना शुरू हो गई। इससे पहला ऑब्जर्वेशन या पहला कंक्लूजन जो मैं कहूँ, इससे वो ये समझ में आता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ ज़रूर थी जो ब्रिक को पहले इनिशियली मूव होने से रोक रहा था, है ना। यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर था, ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर था, ठीक है, जो ब्रिक को मूव नहीं होने दे रहा था, ठीक है, वो ब्रिक को रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है, कि ब्रिक तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है, वो ये वाली हरकत कर रहा था, ठीक है, ब्रिक को आगे मूव होने नहीं दे रहा था। ये पहला पॉइंट। फिर जब हमने थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाया तो ब्रिक फटाक से मूव हो गया, ब्रिक मूव होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि वो जो मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ था जो ब्रिक को मूव होने नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने ब्रिक को परमानेंटली रोक के रख दिया था। एक सर्टेन फोर्स लिमिट के ऊपर, ठीक है, एक सर्टेन फोर्स लिमिट जो है उसके ऊपर क्या हुआ? ब्रिक मूव हो गया, ठीक है, ब्रिक क्या हो गया? मूव हो गया। तो इससे ये समझ में आता है कि कुछ ज़रूर वहाँ पे था जो ब्रिक को मूव होने नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने कुछ ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगाया तो हमारा ब्रिक मूव हो गया और वो जो चीज़ थी वो हार गई, जो उसको रेजिस्ट कर रही थी ना, रोकने चाह रही थी कि तू आगे नहीं जाएगा,
वो चीज़ हार गई और हमारा ब्रिक आगे मूव हो गया। तो पहला रिजल्ट जो हमें यहाँ से समझ में आया कि जो कुछ ना कुछ चीज़ जो ऑब्जेक्ट को मूव होने में रेजिस्ट करती है उसको बेसिकली हम लोग साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, उसको साइंस की लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ये मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, ये मूव होने नहीं देता, ये मूवमेंट को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। डन। ये मूवमेंट को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। लेकिन जब आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर फोर्स लगाते हो, जब आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर फोर्स लगाते हो तो ऊपर फोर्स लगाने के बाद फ्रिक्शन भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता और ब्रेक आपका क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। ठीक है, लेट्स से आपका ब्रेक मूव हो गया। अब इसने एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेस इट्स मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन इज नॉट परमानेंट। वो हमेशा उसको रोक कर रखेगा ऐसा नहीं है। जब आपकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी, फोर्स ज़्यादा आ जाएगा तो फ्रिक्शन बेचारा अपने आप हार जाएगा और अनफॉर्चुनेटली ब्रिक को मूव होना पड़ेगा। डन। फिर इसी एक्टिविटी को आगे उन्होंने क्या कहा कि अब एक काम करते हैं, जो ब्रिक है, पहले हमने नॉर्मल ब्रिक लिया था, अब इस ब्रिक के आजू बाजू आप पॉलीथीन लपेट दो। जैसे क्या होता है, अगर आप कभी बारिश में भीगने वाले हो, आपको पता है, तो आपके जेब में जो मोबाइल फ़ोन होता है आप उसके आजू बाजू पॉलीथीन लपेट देते हो ताकि उसके अंदर पानी ना आए। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ब्रिक के आजू बाजू पॉलीथीन लपेट रहे हैं और इस एक्टिविटी को वापस से रिपीट कर रहे हैं। मतलब वापस से आपने धागा बांधा एक एंड ब्रिक पर विथ पॉलीथीन, दूसरा उसका एंड स्प्रिंग बैलेंस पर, और आप उसको खींच रहे हो। ठीक है, आप उसको खींच रहे हो। तो क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबोव 2 केसेस? ये उसका क्वेश्चन है। तो तुम में से कई लोग ये बोलेंगे, मैडम स्प्रिंग बैलेंस भी वही है, ब्रिक भी वही है, तो फिर चेंज क्या आया है? कुछ चेंज नहीं आया। तो फिर तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तो अभी भी उतनी होनी चाहिए जितनी पहले आ रही थी। पहले भी अगर मान लेते हैं एक्स फोर्स पर आपका ब्रिक मूव होना शुरू हो गया था, तो अभी भी पॉलीथीन लगने के बाद भी आपका जो ब्रिक है वो एक्स फोर्स के में ही मूव होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। पॉलीथीन लगने के बाद आपका जो ब्रिक है, वो ब्रिक की जो सरफेस है वो स्मूथ हो गई। ठीक है, जो ब्रिक की जो सरफेस है वो क्या हो गई? स्मूथ हो गई। तो यानी कि पहले अगर मान लेते हैं 10 न्यूटन, न्यूटन बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है, तो पहले अगर 10 न्यूटन लगाने पे ब्रिक हिल जाता था, तो अभी वो 10 न्यूटन लगाने पे नहीं हिलेगा, वो 9 या फिर 10 से किसी कम वैल्यू पर वो हिल जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर, ठीक है, इससे हमें मतलब पहले तो यहाँ से ये समझ में आता है, जो बोल रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे यस वी ऑब्जर्व। ठीक है, डिफरेंस इन द रीडिंग, हमने ऑब्जर्व किया है क्या? रीडिंग में डिफरेंस। ठीक है, ब्रिक में जब पॉलीथीन नहीं लगी थी तब उसकी रीडिंग ज़्यादा थी और पॉलीथीन लगने के बाद उसकी रीडिंग बोलो क्या हो गई? कम हो गई। हमने ये डिफरेंस यस ऑब्जर्व किया है। फिर उसके बाद पूछ रहा है व्हाट माइट बी द रीज़न, ठीक है, फॉर दिस डिफरेंस। ये उसका क्वेश्चन है कि इस रीज़न का डिफरेंस किस वजह से होगा। तो हम इसका आंसर देंगे ड्यू टू पॉलीथीन। किसकी वजह से आया? पॉलीथीन। ओके, चलो ठीक है, पॉलीथीन की वजह से उसकी जो पहले रीडिंग आई थी उससे अब रीडिंग कम आई। फिर वो बोल रहा है कि इसी सेम एक्टिविटी को आप तीसरी बार भी रिपीट करो, बट इस तरफ इस बार उसके आजू बाजू आप क्या करिएगा? आप जूट का बैग लगा दीजिएगा। जूट का बैग मतलब बोरा होता है ना, जिसमें आपका गेहूं चावल आता है, यूजुअली चावल जिसमें आता है गेहूं का, ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है वो बोरा। अब वो बोरा लपेट लो। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध दे, एक हाथ में आपके पॉलीथीन दे, एक हाथ में आपके जूट बैग दे और आपको बोले कि टच करके आप फील करके बताओ कि कौन सा जूट बैग है और कौन सी पॉलीथीन है, क्या बता दोगे क्या? तुम बोलोगे कैसी बात कर रहे हो मैडम, डेफिनेटली बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन स्मूथ लगेगी टच करने में और जूट बैग रफ लगेगा टच करने में। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले एक ब्रिक लिया, ठीक है, फिर हमने ब्रिक के साथ किसका कॉम्बिनेशन किया? पॉलीथीन का कॉम्बिनेशन किया।
फिर हमने एक और केस लिया जिसमें हमने ब्रिक के साथ किसका कॉम्बिनेशन किया, जूट बैग का कॉम्बिनेशन किया। तो पहले जो आपने केस लिया था, अगर उसमें पहले लेट्स से स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू अगर आपने मेजर किया कि कितना फोर्स लगाने पर ब्रिक जस्ट मूव होती है, तो आपने देखा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर ब्रिक जस्ट मूव होती है, ठीक है, जस्ट मूव होती है। तो पॉलीथीन लगाने के बाद बताओ ब्रिक में कितना फोर्स मतलब लग रहा होगा। तो हमने देखा कि उस वक्त कुछ 8 न्यूटन के आसपास का फोर्स लग रहा होगा, मतलब फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर आप जूट बैग लगा लोगे आजू बाजू, लेकिन अगर आप क्या लगा लोगे, जूट बैग लगा लोगे आजू बाजू, तो पॉलीथीन के कंपेयर में जो जूट बैग है उसकी सरफेस कैसी है, उसकी सरफेस है रफ, है ना, उसकी सरफेस कैसी है, रफ। तो रफ सरफेस होने की वजह से पहले मतलब बिना पॉलीथीन के जो नॉर्मल ब्रिक था, अगर उस वक्त फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो जूट बैग लगने के बाद अब लेट से फोर्स कितना लगेगा, 13 न्यूटन, यानी कि अब ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अब क्या लग रहा है, ज़्यादा फोर्स। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप नॉर्मल किसी भी चीज़ को किसी स्मूथ चीज़ से कवर करते हो, तो स्मूथ चीज़ से कवर करने पर आपका कम फोर्स लगता है। कम ताकत लगाने पर ही आसानी से फ्रिक्शन से आप ओवरकम कर सकते हो। और अगर कोई आप रफ ऑब्जेक्ट रखते हो, तो रफ ऑब्जेक्ट रखने से जो नॉर्मली जितना लगना चाहिए था उससे आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा लगता है। तो इससे ये बात समझ में आती है एक्टिविटी 12.2 से कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन जो है उसका जो पहला सब टॉपिक है नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। जिस सरफेस पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो या फिर जिस सरफेस पे आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका नेचर क्या है, अगर स्मूथ है कि रफ है। अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो ये पहली एक्टिविटी थी जो ये प्रूव करती है कि जो फ्रिक्शन है वो आपके नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इससे इस एक्टिविटी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो फ्रिक्शन है हमारा वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ये डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है यार। अगर मान लेते हैं एक बहुत ही स्मूथ रोड है, आप उस पर साइकिल चला रहे हो, तो देखना साइकिल चलाने में जब आप पेडल मारते हो, मैंने गाड़ी क्यों नहीं बोला, क्योंकि गाड़ी में कभी आपको फील नहीं होते उतने ज़्यादा एफर्ट, साइकिल चलाते वक्त ज़्यादा फील होता है। तो अगर एक स्मूथ रोड है तो आप देखोगे कि आपको पेडल मारने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। बट अगर एक मतलब सरफेस रफ है, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे आपको पेडल मारने में दिक्कत होती है, आपको तकलीफ होती है। तो ये डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि अगर सरफेस स्मूथ रहेगी तो ऑब्जेक्ट का मोशन आसान हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस रफ है तो मोशन क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा और फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा होगा। तो ध्यान रखना, स्मूथ सरफेस वर्सेस रफ सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो स्मूथ सरफेस में अगर हम लोग फ्रिक्शन वाले की बात करते हैं तो फ्रिक्शन यहाँ पे कैसा होता है, लेस, और रफ में कैसा फ्रिक्शन होता है, मोर। अगर मैं मोशन की बात करूँ तो किसी भी स्मूथ सरफेस पे मोशन क्या होता है, बहुत ही ईजी, और रफ सरफेस पर मोशन करना बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट, है ना, दिक्कत आती है उस पर काम करने में। ओके ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया, ओके हो गया, मोशन हो गया, ठीक है, ओके ठीक है। अब इन्होंने एक एक्टिविटी 12.3 भी रखी है। ये एक्टिविटी उन्होंने सिंपली इस चीज़ के लिए रखी है कि और भी कोई फैक्टर है क्या जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता हो या जिसकी वजह से फ्रिक्शन पे कोई असर पड़ता हो। जैसे एक्टिविटी 12.2 से हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि आप लोगों का जो फ्रिक्शन है वो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही अब एक्टिविटी 12.3 से भी हमको कुछ सीखना पड़ेगा, को देखना पड़ेगा। अच्छा तो देखो, इसके लिए 2 बच्चे हैं, पता नहीं यार इस वाले लड़के का ध्यान आई डोंट नो किधर है, इसकी मुंडी बहुत अलग ही है, बट खैर देखो, इसमें 2 केसेस, 2 पॉसिबिलिटीज़ ली गई हैं। पहले वाले केस में उन्होंने क्या किया, किताबों को अरेंज करके इस तरीके की फिसल फिड्डी बनाई, है ना। आप लोग भी अपने इस बचपने में इस फिसल फिड्डी से नीचे गिरते होगे, राइट। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पोजीशन मार्क कर दी ए, कि भैया हम इस पोजीशन से क्या करेंगे, कुछ नीचे टपकाएंगे, कुछ गिराएंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे उन्होंने क्या किया, उतनी ही हाइट पर, उतनी ही पोजीशन पर, सेम टू सेम एक ऐसा ही प्लैंक रखा,
बस फर्क इतना किया कि इस बार नीचे उन्होंने टेबल के साथ साथ यहाँ पे क्लॉथ यानी कि कपड़ा भी रख दिया है। वो ये देखते हैं कि उन्होंने यहाँ टॉप से एक पेन गिराया, पेंसिल गिराई, बैटरी गिराई, कुछ भी गिराया। तो वो ये देखते हैं कि इस क्लैंप से ये पेंसिल लेड से आप लोगों की x सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक गई। मान लेते सर्टेन डिस्टेंस इस पेंसिल ने कवर किया, लेट से d1 डिस्टेंस इस पेंसिल ने कवर किया। तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब मैंने क्लॉथ रख लिया तो क्लॉथ रखने की वजह से ये पेंसिल ज़्यादा दूर तक नहीं गई, ये थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद ये क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस से कवर करने के बाद ये रुक गई। फिर वो कह रहे हैं कि आप इसी एक्टिविटी को रिपीट करिए, बस टेबल में इस बार कपड़े की जगह आप सैंड रखिए और बताइए। अच्छा, बाकी आपको पेंसिल वही लेनी है, आपकी स्लोप उतनी ही होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी फिसल फिड्डी ऐसी और दूसरी ऐसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सब कुछ कंडीशन सेम होनी चाहिए, सिर्फ अपन नीचे की सरफेस चेंज कर रहे हैं। एक तरफ नॉर्मल टेबल है, एक तरफ कपड़ा है और एक तरफ हम ये देख रहे हैं सैंड। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। तो डिस्टेंस किस केस में मिनिमम है? तो हमें पता है, देखो जब हम लोग खुद भी किसी गार्डन में या किसी पार्क में फिसल फिड्डी का प्रयोग करते हैं और जब हम लोग फिसल फिड्डी से नीचे आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे रेत जमा करके रखी जाती है। देखते हो, देखा है ना, वहाँ पे रेत होती है। और एक होते हैं वाटर पार्क, जब आप उसकी बड़ी आप उसकी फिसल फिड्डियों से नीचे आते हो तो नीचे रेत नहीं, नीचे पानी होता है। तो देखो, जब आप ऑब्जर्व करना कि जब आप उस वाटर पार्क की फिसल फिड्डी में आके धाम से नीचे गिरते हो तो आप थोड़े दूर तक जाते हो, और लेकिन जब आप अपने नॉर्मल गार्डन या पार्क में जो फिसल फिड्डी होती है उसमें जब आप गिरते हो, जिसके वहाँ पे नीचे रेत रखी होती है, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, आप वहीं पे रुक जाते हो थोड़े से डिस्टेंस पर ऑलमोस्ट। तो इससे ये पता चलता है कि जो सैंड वाला केस है, ठीक है, उस केस में आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है, जो पेंसिल जो ऊपर से ढुलकाई गई, ऑब्वियसली किसी लड़के या लड़की को लेकर तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, किसी नॉन लिविंग थिंग को लेकर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो ये बोल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग जो थी उसको सारी कंडीशन सेम रखी गई, टेबल भी वही, लड़के लड़कियां भी वही, सेम हाइट से फेंक रहे हैं, सेम स्लोप से फेंक रहे हैं, बट फिर भी सैंड के केस में मिनिमम डिस्टेंस कवर किया गया है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया गया है टेबल वाले केस में। वो पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, बताइए ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। तो सिंपल, इसका रीज़न क्या है आप ऑब्जर्व करो, तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है। तो आप तीनों केसेस में ये बताओगे कि मैडम तीनों केसेस में डिफरेंस ये है कि पहले केस में सरफेस एकदम स्मूथ थी, ठीक है, एकदम स्मूथ। दूसरे केस में कपड़ा आ जाने की वजह से थोड़ी सी सरफेस क्या हो गई, रफ हो गई। और तीसरे केस में हमने तो सैंड ला के रख दिया, सैंड तो बहुत ज़्यादा रफ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब मोशन उसका जो था वो दूर तक नहीं हुआ, उसका मोशन थोड़े दूर पर जाकर ही रुक गया। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा क्यों पेंसिल ने अलग अलग केसेस में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, तो हम उसका जस्टिफाई देंगे, उसका रीज़न नेचर ऑफ सरफेस, कि पहले केस में बहुत ही स्मूथ सरफेस थी और आखिरी केस में बहुत ही रफ सरफेस थी। तो यानी कि स्टार्टिंग की 12.2 एक्टिविटी एंड 12.3 एक्टिविटी ये आपको बताती है कि आप किस सरफेस पे मूव कर रहे हो, इस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर आप स्मूथ सरफेस पे हो तो आप बहुत दूर तक जाओगे, अगर आप रफ सरफेस पे हो तो आप थोड़ा सा क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, थोड़े दूर में जाकर ही आप क्या हो जाओगे, रुक जाओगे, ठीक है। तो खैर अभी ये यहाँ से हमको कम से कम अपने दिमाग में हमारे एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से ठूस ठूस के आ गई, वो ये कि आखिर फ्रिक्शन को एक फैक्टर जो 100% तरीके से अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ सरफेस। स्मूथ सरफेस कम फ्रिक्शन, रफ सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन, डन, ठीक है। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है, तो मैंने बताया था फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, किसी भी चीज़ के मोशन को। लेट्स से अगर तुम फ्रंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो तुमको फ्रंट डायरेक्शन में जाने से क्या करेगा, रोकेगा कि नहीं 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 तू नहीं जाएगा फ्रंट डायरेक्शन में, तू नहीं जाएगा फ्रंट डायरेक्शन में।
तो आखिर फ्रिक्शन रोकता कैसे यार फ्रंट डायरेक्शन में जाने से? हाउ हाउ कैसे? आखिर क्या मतलब वो करता क्या है यार कि जिसकी वजह से चीज़ें आगे फ्रंट डायरेक्शन में जाने से क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो देखो, चाहे आपको कोई भी सरफेस कितनी भी स्मूथ क्यों ना दिखे, भले ही आपके घर में लगी हुई टाइल, आपके हाथों में पकड़ा हुआ आपका पेन, आपके सामने रखा हुआ बुक का कवर, आपके सामने रखा हुआ टेबल, बाजू में रखी हुई वाटर बॉटल, आपको कितनी भी स्मूथ या चिकनी मैं कहूँ क्यों ना दिखे, दुनिया की हर सरफेस पे थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती है जो हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती, बट हर सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी का मतलब परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, कहीं से ऐसी उबड़ खाबड़, ये इस तरीके से। इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है इरेगुलरिटी। इस चीज़ को बेसिकली क्या कहा जाता है? इरेगुलरिटी। हर सरफेस पे इरेगुलरिटी होती है, ये बात ध्यान रखना। चाहे कोई भी सरफेस आपको कितनी भी स्मूथ क्यों ना दिख रही हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी होती ज़रूर है। ऐसी उबड़ खाबड़ सरफेस होती ज़रूर है, भले ही आपको दिखे या ना दिखे नेकेड आई से। तो जब आप किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपके ऑब्जेक्ट में भी इरेगुलरिटी है। जैसे इस टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने बुक रखी, तो ये जो बुक है, बुक इसके पास भी इरेगुलरिटी है, और ये जो टेबल है, इस टेबल के पास भी इरेगुलरिटी है, दोनों के पास है। आपको दिखे ना दिखे बट रहती दोनों के पास है। तो ये दोनों की इरेगुलरिटी अगर इस तरीके से है कि सच दैट एक के अंदर एक ही इरेगुलरिटी फंस गई, मतलब मान लेते हैं ये वाली इरेगुलरिटी बुक की है, ठीक है, और टेबल की इरेगुलरिटी मान लेते हैं समथिंग कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो ये वाली इरेगुलरिटी यहाँ फंस जाएगी, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। मतलब जैसे हम ताला कैसे लगा देते, लॉक कैसे बंद हो जाता है, वैसी टेबल की इरेगुलरिटी और बुक की इरेगुलरिटी आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी, ताले के जैसे लॉक हो जाएंगी। और अगर वो ताले के जैसे लॉक हो गई तो आपको फिर जब उसको पुश करके धक्का देके आगे खिसकाना होगा, तब उसको खिसकाने में आपको तकलीफ आएगी, क्योंकि वहां पे लॉकिंग हो चुकी है, एक प्रकार से वो लॉक क्रिएट हो गया है। फिर आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा ताकत लगाओगे तब जाके आपकी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस जगह से हटेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहला पॉइंट कि फ्रिक्शन आखिर होता क्यों है, फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है आखिर वो पैदा क्यों हुआ। फ्रिक्शन वाला फोर्स इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि फ्रिक्शन कब आता है? जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती है ना। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती है तो दोनों सरफेसेस में क्योंकि इरेगुलरिटीज होती है, उनकी इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती है, तो इस वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके टीचर एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि वाई फ्रिक्शन इज कॉज्ड, ठीक है। आप लोगों का मतलब फ्रिक्शन आखिर क्यों होता है? तो फ्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो वहां पर जो इरेगुलरिटीज है, वो इरेगुलरिटीज आपस में क्या हो गई? इंटरलॉक हो गई, राइट। तो उनकी इंटरलॉकिंग से आप मान के चलिए वो एक तरीके से चिपक गई। तो चिपकने की वजह से वो आगे बढ़ना नहीं चाह रही है, वो रुक गई है। तो आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े तो आपको उनकी इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कैसा होता है, आप लोग जैकेट्स वगैरह पहनते हो या फिर चलो पैंट पहनते हो, जीन्स पहनते हो, तो जीन्स या पैंट में जिप होती है। कभी आप उस जिप को ओपन करना, तो जिप का जो एक साइड होता है और जो जिप का दूसरा साइड होता है उसी को हम इरेगुलरिटीज कहते हैं। और जब हम चेन की मदद से उस जिप को ऊपर की तरफ क्या करते हैं? पुल करते हैं, तो एक दूसरे में वो जिप क्या हो जाती है? जाके लॉक हो जाती है। जिस तरीके से आपके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में क्या हो जाएंगी? लॉक हो जाएंगी और आपकी जिप बंद हो जाती है। अब आपकी पैंट की जिप बंद है, आप उस पैंट को अगर खींचने की कोशिश करोगे, नीचे उतारने की कोशिश करोगे, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी फील होगी कि अरे यार करके, तो मतलब दिक्कत आएगी कि अरे यार तो ईजिली नहीं रिमूव हुई। बट अगर आप जिप खोल देते हो तो जिप खोलने के बाद अगर आप उस पैंट को रिमूव करोगे तो ईजिली आपकी कमर से वो पैंट नीचे आ जाएगी, क्योंकि जिप ने कमर, मैं ये नहीं कह रही कि जिप और कमर के बीच में फ्रिक्शन है, प्लीज काइंडली डू नॉट टेक दिस एग्जांपल फॉर द फ्रिक्शन चैप्टर, बट मैं सोच दे रही हूँ कि अच्छा हाँ, कि इंटरलॉकिंग अगर हो जाती है तो इंटरलॉकिंग होने की वजह से उस चीज़ को पुल करने में, उस चीज़ को निकालने में हमें तकलीफ होती है।
तो वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट और किसी सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो चुकी है और अगर आपको उसको फिर भी पुश करना है कि भैया तू आगे हिल, तू आगे जा, तो आपको उस इंटरलॉकिंग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो अगर सोचो इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, अगर मान लेते हैं इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, तो अगर इंटरलॉकिंग मोर रहेगी तो फ्रिक्शन भी बोलो कैसा रहेगा, मोर रहेगा। और अगर फ्रिक्शन मोर है तो चीज़ों का जो मोशन है वो मोशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चीज़ें चलने में अपोज करेंगी, चलने में क्या करेंगी, दिक्कत देंगी कि जाओ हम नहीं जाएंगे। बस हो गया, खत्म। यानी कि 2 फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 एक्टिविटीज़ तो यही बताती है कि एक है नेचर ऑफ सरफेस और तीसरा फैक्टर है आपकी इरेग्युलरिटीज ऑन द सरफेस। 2 फैक्टर्स है टोटल। अगर इरेग्युलरिटीज ज़्यादा है मतलब इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अच्छे से वो लोग आपस में जुड़ गए हैं। अगर ज़्यादा अच्छे से जुड़ गए हैं तो ऐसे में चीज़ों को आपको आगे बढ़ाने में, मोशन करवाने में दिक्कत हो रही है। बस खत्म। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स है टोटल जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में हमने उन दोनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम ये 12.3 सेक्शन के साथ चीज़ों की शुरुआत करेंगे जो कि बताती है कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है। खैर, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे हम लोग